हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 13, 14 एंड 15 ऑफ नवंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड अपार्ट फ्रॉम पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। ठीक है, जो जो न्यूज़ इसमें अभी मिस हो जाती हैं तो पूरे वीक डेज़ के हम देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल्स थे। तो प्लीज़ मस्ट वॉच एंटायर वीडियो डिस्कशन, क्योंकि आपको काफ़ी संडे को रिविजन करने को ये मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखें एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको दिवाली और जितने भी फेस्टिवल अभी लाइंड अप हैं तो उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रॉम माय साइड टू यू एंड योर फैमिली। ठीक है, तो एंजॉय द फेस्टिवल्स। और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी ग्रीट कर रहे थे दिवाली पे। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में सोल्जर्स को। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इंडिया विल गिव फेयर्स रिप्लाई इफ़ टेस्टेड। ठीक है, स्टैंड अप टू एक्सपेंशनिज्म। तो एक्सपेंशनिज्म आपको पता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बोला है विदाउट नेमिंग चाइना। क्या बोला प्राइम मिनिस्टर ने? द होल वर्ल्ड इज ट्रबल्ड बाय एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस टुडे। ठीक है, विस्तारवाद की नीति जो है, ठीक है, चाइना की साइड से होती है ना हर जगह, चाहे हम हांगकांग में देखें या फिर हम देखें साउथ चाइना सी पे हमारा जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो एलएसी वाला बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश से लेके पूरा जो वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ ही पूरे मतलब क्या है, ये डिस्प्यूटेड लैंड बाउंड्री है। और जो पेंगोंग सो लेके तो हर जगह ही चाइना क्या कर रहा है अपना मतलब विस्तारवाद अपना रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंशनिज्म इज इन अ वे अ मेंटल डिसऑर्डर एंड रिफ्लेक्ट्स 18th सेंचुरी थिंकिंग। तो 18th सेंचुरी की थिंकिंग थी, ये अभी नहीं चलेगी। इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट दिस थिंकिंग। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। अब ये जो ये लोंगे वाला जो ये जगह है, तो यहाँ पे ट्रूप्स को एड्रेस किया था वेयर इंडिया हैड थॉटड अ लार्जर पाकिस्तानी फोर्सेज 1971। ठीक है, लेटर इन जैसलमेर। तो ये है यहाँ पे क्लियर स्ट्रैटेजी यही बताया कि इंडिया क्या बिलीव करता है, अंडरस्टैंडिंग पे और दूसरों को समझाने पे, मतलब खुद समझना है हमें और दूसरे अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एंड मेकिंग अदर्स अंडर बट इफ़ वी आर टेस्टेड द रिप्लाई इज इक्वली फियर्स। तो ये चीज़ है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इजरायली ऑपरेटिव सीक्रेटली किल अलकायदाज नंबर 2 इन ईरान वांटेड फॉर यूएस एम्बेसीज अटैक। मतलब ये है क्या, देखो, अफ्रीका में यूएस की एम्बेसीज पे अटैक किए थे। ठीक है, और किसने किए थे? जो एक अलकायदा का सेकंड हाईएस्ट लीडर था, ठीक है, मास्टरमाइंड जो था, 1998 में ये अटैक हुए थे। कहाँ पे? अफ्रीका में, यूएस की एम्बेसीज पे। और इसमें जो थे इसको मतलब अभी ईरान में मार दिया गया। कहाँ पे मारा है? ईरान में गन डाउन किया गया। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का ये कहना है। अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला हु वेंट बाय द नॉम द गारे अबू मोहम्मद अल मसारी। ठीक है, तो वॉज गन डाउन ऑन द स्ट्रीट ऑफ Tehran by two SNAs on a motorcycle on August 7, the anniversary of the embassy's attack। तो ये चीज़ बोली गई है कि इसके साथ मतलब जो डॉटर है मरियम और जो विडो है ओसामा बिन लादेन सन की, हमजा बिन लादेन की, उसके भी यहाँ पे उसके पे किल किया गया है। एंड अटैक किसके द्वारा किया गया है? इजरायलीज ऑपरेटिव्स के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे इजरायली ऑपरेटिव्स के द्वारा किया गया है। तो अभी ये अनक्लियर बोला गया रोल, क्योंकि ईरान ने डिनाई कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू 15th ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, तो ईस्ट एशिया समिट में सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि कितनीवीं है ये? 15वीं है। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट 15वीं ईस्ट एशिया समिट है, 15th। और आपको पता है इससे पहले हमने इंडो यूएस जो 2+2 मीटिंग थी वो भी न्यू दिल्ली में की थी। और अभी ईस्ट एशिया समिट जो है इसको जो होस्ट कर रहा है वो वियतनाम कर रहा है, वियतनाम के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उनका ये कहना है कि हमें मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको इंटरनेशनल लॉ को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस पर एडहर रहना चाहिए। एंड रिस्पेक्टिंग जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है एंड सॉवरेनिटी है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे कंट्री की मतलब प्रमोट करना चाहिए रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को। ठीक है, तो ये बातचीत यहाँ पे हुई है। और बाकी ईस्ट एशिया समिट के बारे में अभी और देखेंगे। ठीक है, कि कितनी कंट्रीज़ इसमें हैं और कब ये स्टार्ट हुई थी, तो वो सब भी हम देखेंगे। एशियान के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, आसियान जो नेशन है। देन मुंबई पुलिसमैन हु नैप्ड बिग टिकट सीरियल किलर रमन राघव डाइज। ठीक है, तो ये इनकी डेथ हो गई, 92 के थे ये। एंड तो ये एलेक्स फिलाहो है। ठीक है, एलेक्स फिलाहो कैरियर। तो ये रमन राघव जो केस था
that defined Alex Filah's career. He died and as a young some inspector 1960s में, ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सीरियल किलर केस के लिए मतलब क्रैक करने के लिए प्रेसिडेंट मेडल भी दिया गया था, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट मेडल भी दिया गया था, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस न्यूज़ आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पूरी स्पीच देखनी है कि क्या क्या हमने यहाँ पे बातें की हैं, और जो कंटेंशन वाले जो इश्यूज़ है स्टैंड ऑफ साइड से है ना, तो वो आप मैप में ज़रूर एक बार देखिए गूगल करके या कहीं पे भी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पेंगोंग सो है, गोगरा पोस्ट है, और जो सारी बाकी है गलवान रीजन है ना, तो ये सारी पोस्ट आप ज़रूर देखें। बाराहोती कहाँ पे है, उत्तराखंड में, तो ये सब है। यहाँ पे जो है ईस्ट एशिया समिट के बारे में हम देखें तो यहाँ पे जो था इसको बोला गया इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, मतलब जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक इश्यूज डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जयशंकर अंडरलाइन द की रोल प्लेड बाय द ईस्ट एशिया समिट एज अ लीडिंग मैकेनिज्म ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और यहाँ पे ये भी रेफर्म किया गया कि EAS जो यहाँ पे जो लीडर्स हैं ना, एक लिए लीडर्स लेड फोरम है जो स्ट्रैटेजिक इशू पे व्यूज़ को एक्सचेंज करता है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। अब दूसरी अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करें तो इस्टेब्लिश ये कब हुआ था, ईस्ट एशिया फोरम 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। कब? 2005 में हुआ था। और ये क्या है, EAS इज़ अ प्रीमियर लीडर led forum for discussion on important strategic issue in the Indo-Pacific and a leading confidence building mechanism in the region. India strongly believes that the Asian-led frameworks of which the ESA is an important part, ठीक है। तो ये एशियन जो ग्रुप है ना, एशियन कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, उसी का ये एक तरह से EAS जो है एक पार्ट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एट द कोर एट द रीजनल सिक्योरिटी एंड आर्किटेक्चर एंड नीड टू बी स्ट्रेंथेंड फर्दर। एंड ESA जो है एज अ रीजनल ग्रुपिंग है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, रीजनल ग्रुपिंग बोलेंगे। 18th पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है इसमें, 10 एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 10 एशियन कंट्रीज़ आपको पता ही है कौन कौन सी हैं, ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एंड बाकी के ये कौन है, 8, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया एंड द US, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ES, द 18th मेंबर ऑफ द ES टुगेदर रिप्रेजेंट 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अकाउंट फॉर 58% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो ये क्वेश्चन पे UPSC काफ़ी बार फोकस करके पूछता है, मतलब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया इज द नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ESA है ना, तो ES, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है। दिस ईयर 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, दैट मार्क्स that which is the only leaders led forum of its kind that brings the US, China, Russia, India, ROK and Republic of Korea and Australia together in on one platform, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए ये वो है पार्ट है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन। अब यहाँ पे न्यूज़ थी दैट इज़ रिलेटेड टू असमीज मुस्लिम्स और मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन, ये बोला गया था यहाँ पे। बस इनको जो कोलिकली बोला जाता है ऑफ्टन डेरोगेटरली कॉल्ड मियाँ, ठीक है, इनको मियाँ बोला जाता है, ठीक है। मुस्लिम्स ऑफ बंगाली, जो बंगाली ओरिजिन के मुस्लिम्स होते हैं उनको मियाँ बोला जाता है असम में, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था जानना। नेक्स्ट यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन, इंडिया अमंग 6 कंट्रीज विद हाईएस्ट टैली ऑफ इन्फेंट्स हु डिडंट गेट मीजल्स वैक्सीन्स रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम किस नेम से है, टाइटल्ड प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीजनल मीजल्स एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2000 to 2019, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम भी आ जाएगा कि क्या रिपोर्ट थी, यहाँ पे मैंने जूम इन कर दिया है तो आप यहाँ देख सकते हो। प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीजनल मीजल्स एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2000-2019 स्टेट्स दैट केसेस, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 8,69,770 इन 2019, ठीक है। तो इतने केस जो है इंक्रीज़ हुए हैं, और ये 1996 के बाद ये हाईएस्ट रिपोर्टिंग है केसेस की, ठीक है, कि इतना ज़्यादा राइज हुआ है इसमें WHO रीजन में। एंड ग्लोबल मीजल डेथ्स क्लाइम नियरली 50% सिंस 2016, ठीक है। डेथ की बात करें तो 50% हो गई है, क्लेमिंग एन एस्टिमेटेड, इतनी सारे लोगों की डेथ हुई है। 2019 की ही अगर हम अकेले की बात करें, ठीक है, 2019 के डाटा को अगर हम 2016 की रिपोर्ट से मैच करें तो यहाँ पे बोला है कि एक फेलियर है ये, कि हमने मतलब चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं टाइम में
2 डोजेज इसके लिए होती हैं, ठीक है, MCV1 और MCV2, यानी कि मेजल्स कंटेनिंग वैक्सीन्स एज द मेन ड्राइवर ऑफ दीज जो ये इंक्रीजेज इन केसेस एंड डेथ्स, ठीक है। तो ये एक फेलियर रहा है, यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। अब ये है कि 2019 में इंडिया में अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल अलोंग विद द रिमेनिंग 5 कंट्रीज, नाइजीरिया 3.3 मिलियन, यहाँ पे इथियोपिया 1.5 मिलियन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, ठीक है, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। तो यहाँ तो इन सारी कंट्रीज़ को जो है वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज ऑफ मिजल कंटेनिंग वैक्सीन 1, ठीक है, 2019 में वो रिसीव नहीं हुई। टोटल ऑफ 1.2 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है, तो इनको रिसीव नहीं हुई है वैक्सीन। अगर हम बात करें कि क्यों रिसीव नहीं हुई, क्योंकि 26 कंट्रीज़ में जो पहले कैंपेन चल रहा था, मेजल कैंपेन चल रहा था, तो वो पॉज हो गया था। क्यों पॉज हो गया था? कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, ठीक है, कोविड-19 की वजह से ये पॉज हो गए थे। और एज ऑफ नाउ हम नवंबर 2020 की बात करें तो मोर देन 94 मिलियन, ठीक है, 94 मिलियन पीपल वर एट रिस्क ऑफ मिसिंग वैक्सीन ड्यू टू पॉज मेजल कैंपेन। अब अगर बात करें कि इनिशियल डिलेज के बाद भी मतलब जिन कंट्रीज़ ने रिज्यूम किए हैं एफर्ट्स, तो वो कंट्रीज़ कौन सी है? ब्राज़ील, CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, सोमालिया, ठीक है, तो इन कंट्रीज़ ने रिज्यूम किए हैं। बस यहाँ पे रिपोर्ट का नाम याद रखना है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीजनल मेजर्स एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2000 to 2019, एंड किसके द्वारा रिलीज हो गई है तो ये भी पता होना चाहिए, WHO एंड US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो 23 सालों में ये हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। कंटेंजियस वायरल डिजीज जो था 2019 की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये सर्ज हुआ था बहुत तेजी से, ठीक है, और यही इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है बाल दिवस से रिलेटेड न्यूज़ है, तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन नेहरूज बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी पेज ट्रिब्यूट टू हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो ये कौन सी जगह है? शांति वन है न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे पता है आपको कि फाउंडेशन ऑफ द कंट्री विद वैल्यूज ऑफ ब्रदरहुड, एग्लिटेरियनिज्म, मॉडर्न आउटलुक, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने भी ट्रिब्यूट पे किया, ठीक है। यहाँ पे ईडी के बारे में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सटेंड मिश्राज टर्म एज ईडी डायरेक्टर, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने मॉडिफाई किया है 2018 के अपॉइंटमेंट को, ऑर्डर ऑफ IRS ऑफिसर SK मिश्रा टू इंश्योर दैट ही गेट्स अनदर ईयर एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अंटिल नवंबर 2020, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड मिश्रा 2-year फिक्स टर्म एज ED वॉज टू एंड ऑन नवंबर 18, ठीक है, तो नवंबर 18 को होने वाला था एंड इनका जो टेन्योर था, फिक्स्ड टर्म। एंड द मॉडिफाइड अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ मिस्टर 60 से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू अप्रूव द मॉडिफिकेशन इन द अर्लियर ऑर्डर डेटेड नवंबर 19, 2018, ठीक है। तो श्री संजय कुमार मिश्रा को उस टाइम पे क्या किया गया था? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, तो ये बनाया गया था। तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा ईडी जो है, जैसे हमने बताया था कि जैसे खुफिया एजेंसी होती है ना आपराधिक मामलों की, उसी तरह से आर्थिक मामलों की खुफिया एजेंसी को बोला जाता है। किसको? इलेक्टोरल जो ईडी है, ठीक है से। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो आप मुझे बता सकते हो, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये अभी आती है? पहले इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती थी, अब किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप बताइएगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आती है, ठीक है, और कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? पहले इसका एनफोर्समेंट यूनिट इसको बोला जाता था। देन यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 414, दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है सीवियर हो गई है दिवाली की टाइम पे, ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो PM 2.5 पोल्यूशन है एंड काम विंड्स वर्सनिंग द सिचुएशन एज दे अलाउड एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, वेदर ऑफिशियल सेट, ठीक है, तो 30% ऑफ द सिटीज यही है ना, और स्टबल बर्निंग भी है 32% ऑफ द सिटी, 32% ऑफ द सिटी स्टबल बर्निंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एयर क्वालिटी मॉनिटर जो है सफ़र, ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन लोकल एडिशनल एमिशंस इज़ लाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन इम्पैक्ट ऑन संडे एंड मंडे, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी जो थोड़ा अगर स्टेबल बर्निंग हो गई है, या फिर अगर हमने थोड़े बहुत क्रैकर्स वगैरह बंद कर लिए, तो उसका भी काफ़ी डिटोरिएटिंग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वहाँ के इन्वायरमेंट में। अगर जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ दिवाली का, है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब बल्क में लोग परचेस कर रहे थे क्रैकर्स एंड ऑल, और इसमें इतना ज़्यादा मतलब धोखाधड़ी भी चल रही थी। मतलब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है किस तरीके से मतलब पटाखों को खरीदना है, क्या करना है, तो सेम जो MRP वाला प्राइस है बेचारे मतलब उस पर ही वो खरीद रहते हैं ना। जबकि जैसे मतलब कुछ जो क्रैकर्स थे
वो जैसे 800 रुपीज़ के वहाँ पे मेंशन है समथिंग, जैसे जो शॉर्ट्स होते हैं 1800 के हैं वो, ठीक है, शॉर्ट्स 30 शॉर्ट्स है या कुछ उस पर लिखा हुआ है MRP जो है, ठीक है। लेकिन मिनिमम रिटेल प्राइस जो 1800 है, लेकिन वो कितना पड़ रहा है फिर 800 का पड़ रहा है। तो लोग कुछ जो है जिनको मतलब नहीं है, तो इस तरीके से मतलब लूट मच रही है बिल्कुल मार्केट में, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं ना, तो 1800 का ही खरीद ले रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो ये सब भी हो रहा है दिवाली पे। सो इट सेड पीक लेवल्स ऑफ PM10 and PM2.5 एक्सपेक्टेड बिटवीन 1 AM and 6 AM. In case of additional internal emissions, earlier it had said that the PM2.5 concentration in Delhi. तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सफ़र और एयर क्वालिटी इंडेक्स और जो बाकी और बॉडीज़ हैं CPCB है ना, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, लोकल वर्जन ऑफ PUBG 2, ये तो नहीं न्यूज़ में डिस्कस करना चाहती, ना ही पता चले तो इट वुड बी मच बेटर, है ना, नहीं पता चले तो सही है कि वो लोकल वर्जन होने वाला है स्टार्ट। तो यहाँ पे नोट्स बने हुए इन्वायरमेंट के और पॉलिटी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट के नोट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमें न्यूज़ पढ़नी है। तो एक अंडमान में न्यू स्पीसीज मिली है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ आई थी रिसेंटली। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैज़ रिपोर्टेड अ न्यू जेनस ऑफ ट्री फ्रॉग फ्रॉम द अंडमान आइलैंड कॉल्ड स्ट्राइप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग, ठीक है। स्ट्राइप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग इसका नाम है। बायोलॉजिकल नेम ये आप देख सकते हो, रोहन रोहन रोहनिक्सॉल्स विटस, ठीक है। तो ये इससे बस रोहन याद रख लेना, तो ये है, ठीक है, फ्रॉग की स्पीस है ये। और द न्यू जेनस रोहनिक्सॉल्स इज नेम्ड आफ्टर श्रीलंकन टैक्सोनॉमिस्ट रोहन पेथिया गोडा, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, श्रीलंकन टैक्सोनॉमिस्ट हैं रोहन पेथिया गोडा, ठीक है। तो इनके नाम पे ये स्पीसीज का नाम रखा गया है। स्ट्राइप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग फैमिली राकोफोराइड, ठीक है। तो ये भी है। एंड दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ अ ट्री फ्रॉग स्पीसीज फ्रॉम द अंडमान आइलैंड। बॉडीली फीचर भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी देख लेते हैं हम। स्मॉल और स्लेंडर बॉडी है, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, पेयर ऑफ कॉन्स्टेंटली कलर्ड लिटरल लाइन्स, ठीक है, जो दोनों साइड है बॉडी की वहाँ पर। एंड लाइट ग्रीन कलर्ड एक्स लेड इन एबोरियल बबल नेस्ट। तो एबोरियल मतलब, तो आर्बोरियल बबल नेस्ट मतलब क्या होता है, मीन्स लिविंग इन ट्रीज और रिलेटेड ट्रीज, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, एशियन ग्लास फ्रॉग भी बोला जाता है और सी थ्रो फ्रॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। सी थ्रो फ्रॉक्स भी बोला जाता है। प्राइमरी लाइम ग्रीन, ट्रांसलेंट मतलब होता है लाइन लाइट टू पास थ्रू, और कुछ इनके यूनिक बिहेवियरल ट्रेड्स होते हैं, मैटरनल एग अटेंडेंस, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। तो हैदरपुर वेटलैंड जो था, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो वर्क कर रहा है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हैदरपुर वेटलैंड को, जो मुजफ्फरपुर नगर है, उसको क्या बनाया जाए, कि रामसर साइट का दर्जा दिया जाए, ठीक है। मुजफ्फरपुर में क्या है, हैदरपुर वेटलैंड। तो फेड बाय द गंगा एंड सोलानी रिवर्स, द वेटलैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस 1984, ठीक है। 1984 में ये जो था क्या आया था, एग्जिस्टेंस में आया था आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बैरेज इन द ऑन द फॉर्मर, ठीक है। तो इट इज स्प्रेड ओवर 1214 हेक्टेयर्स। इट इज लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टॉप वेयर डेस्टिनेशन फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। जो ग्रे लेग गूज है या फिर बार हेडेड गूज है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आती हैं। और हैदरपुर वेटलैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अंडर नमामि गंगे, ठीक है। तो नमामि गंगे के अंतर्गत भी इसको आइडेंटिफाइड किया गया है। ये फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम है नमामि गंगे का, जो 2014 में लॉन्च हुआ था। मॉडल वेटलैंड अलॉन्ग द गंगा, है ना, कि गंगा के साइड में एक मॉडल वेटलैंड भी होना चाहिए। तो ये है हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरपुर। पन्ना टाइगर रिजर्व गेट्स यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में है, पहली बात ये याद रखना कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे, MP में है। इसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। PTR एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी इसको बोला जाता है। जो यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया है PTR एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। PTR के मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व को, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व को क्या किया गया, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित किया गया। और हर साल जो है यूनेस्को अपॉइंट करता है एक न्यू बायोस्फीयर रिजर्व और रिमूव करता है to others to promote the conservation of biodiversity, resolve to the man-animal conflict at the site and allow sustainable use of natural resources, ठीक है। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो अगर ये भी आता है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है, तो यूनेस्को का है। अब इसका आइडिया यही है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इनिशिएट किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1974 में अंडर द
MAB है ना, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ द बायोस्फीयर, लॉन्च्ड इन 1971 में लॉन्च हुआ ये मैप। और ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है ना, तो ये काफ़ी जो लोगों और एनवायरनमेंट के बीच में ये एक रिलेशनशिप को इम्प्रूवमेंट करता है। एंड कंबाइंस, ये क्या कंबाइन करता है, नेचुरल, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन है ना, ह्यूमन लिवलीहुड को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। Under this, protection is granted not only to the flora and fauna of the protected region but also to the human communities who inhabit these regions, ठीक है। और फर्स्ट इंडिया रिजर्व की बात करें टू मेक इट टू यूनेस्को लिस्ट वाज तमिलनाडु नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन 2000, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो पहला जो था इंडिया का जिसको यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया था वो था तमिलनाडु का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में। अबाउट पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो पता चल गया कि मध्य प्रदेश में है ये पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में जो विंध्या माउंटेन रेंज है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है। केन रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी है, यमुना रिवर की सहायक नदी है, फ्लोज थ्रू द रिजर्व। द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग, ठीक है। तो पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए भी रीजन फेमस है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड विद इन द टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू हैदरपुर वेटलैंड बताया। एनजीटी लिंक्स फायर क्रैकर सेल्स टू एयर क्वालिटी, तो ये वही था कि बैन किए गए थे है ना पूरे जो क्रैकर्स है, फायर क्रैकर्स, एनसीआर। और सिमिलर बैन जो था वो भी लगाया गया था अलग अलग सिटीज़ और टाउन्स में वेयर एयर क्वालिटी फेल बिलो पुअर एंड अबव कैटेगरी लास्ट ईयर, है ना। तो ये था नवंबर 9 को ये किया गया, मिडनाइट ऑफ नवंबर 30, ठीक है। तो नवंबर 9 से नवंबर 30 तक ये बैन रहेगा। ऑल स्टेट्स एंड यूटी शुड इनिशिएट ड्राइव्स टू कंटेन एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन व्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ एग्रीवेशन ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है किसके, एनजीटी की भी डायरेक्शन है। जैसे फेस्टिवल्स हैं, अभी दिवाली है, छठ है, न्यू ईयर, क्रिसमस ईव है, एज मे बी स्पेसिफाई बाय द स्टेट कंसर्न, है ना। तो यहाँ पे जो क्रैकर्स की जो ब्रस्टिंग होती है तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, शुड बी 2 आवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, है ना, मतलब 2 आवर्स तक ही करो, उसके बाद नहीं। तो ये चीज़ है। व्हाट्स द इशू, तो ये सब आपको पता ही है ना कि क्यों ज़रूरी है मतलब ये करना। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडियाज 100 सिटीज इंक्लूडिंग 30 इन इंडिया फेसिंग सीवियर वाटर रिस्क बाय 2050। तो ये शायद मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी, क्योंकि और सारे न्यूज़ आर्टिकल हैं तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं पॉलिटी के क्या क्या आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो एक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मतलब पॉलिटी, ये मैंने इसमें क्यों डाला है, तो साइंस एंड टेक का ही होना था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ सिलेक्टेड 21 साइंटिस्ट फॉर द स्वर्ण जयंती फेलोशिप, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है एंड कमोरेट इंडियाज़ 15th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और स्पेशल असिस्टेंट एंड सपोर्ट दिया जाएगा, सिलेक्टेड नंबर ऑफ जो यंग साइंटिस्ट उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और फिर रिसर्च जो है इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, वहाँ पे उनको आगे जो है मतलब उसमें वो काम करेंगे, है ना। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ फेलोशिप, तो फेलोशिप है ये 25,000 रुपीज़ पर मंथ इन एडिशन टू द सैलरी ड्रॉन फ्रॉम द पेरेंट इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद रिसर्च ग्रांट। तो 5 लाख के रिसर्च ग्रांट है 5 पर एनम बाय डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूज़। और SREB भी पता होना चाहिए। द प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय द सिलेक्टेड फेलोज आर कंसिडर्ड फॉर फंडिंग बाय SERB, तो SERB फंड करेगा, ठीक है। तो SERB क्या है, साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड। तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 2009 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 2009 में स्टैब्लिश हुई थी। व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो एंड वाई डज द एजी हैव टू कंसेंट टू दिस प्रोसीडिंग्स। तो आपको पता है कि अभी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस फेस करेंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो इंटरिम बेल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रांट की गई थी किसको, एंकर अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टेलीविजन के जो होस्ट हैं, एंकर हैं, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, तो इस वजह से अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको पता है कि 2 तरह का कंटेम्प्ट होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971 का एक्ट है 1971 का, तो सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट में मतलब क्या होता है कि विलफुल डिसोबीडियंस, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है या तो कोई भी, तो उनकी जजमेंट का, उनकी जो डायरेक्शंस है, उनकी जो रिट है और कोई भी उनके जो ऑर्डर है, तो उसको क्या करना, जानबूझ के विलफुल तरीके से आप डिसोबे कर रहे हो, है ना, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, विलफुल ब्रीच कर रहे हो उसका, ठीक है, जो कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई है, ये होता है सिविल कंटेम्प्ट। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कि जो आप मतलब क्या करते हो, कोई भी जो पब्लिकेशन है वो अटैच किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आप उसको भी अलग से क्या कर रहे हो, अपने चाहे वो
वो वर्ड्स के थ्रू हो या फिर स्पोकन, है ना, रिटन, और या फिर कोई साइन हो या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, और अदरवाइज ऑफ एनी अदर मैटर और द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर विच स्कैंडलाइज, मतलब जो स्कैंडलाइज करे, कोर्ट की अवमानना क्या करे, कि उसकी बदनामी करे कोर्ट की, है ना, जो अथॉरिटी है ऑफ कोर्ट, है ना, लोअर्स और टेंस टू द लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, प्रिजुडाइज और इंटरफेयर करे जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें, और क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो जस्टिस इन एनी अदर मैनर, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, क्रिमिनल कोर्ट वो लग जाता है ना, कंटेम्प्ट। तो एजी की जो कंसेंट है वो क्यों नीड है, मतलब उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए, तो ये है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 इन द केस ऑफ अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट other than a contempt referred to as section 14 procedure where contempt is the face of the supreme court or a high court, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये एक्शन ले सकते हैं अपने जो भी मोशन मेड बाय द एडवोकेट जनरल और एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द एडवोकेट जनरल, ठीक है। और बाकी पनिशमेंट ये है कि 6 मंथ हो सकती है ना, और सिंपल प्रिजनमेंट होता है, टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ तक की भी हो सकती है, 2000 रुपीज़ है, और एक्सटेंड भी हो सकता है, और विद बोथ प्रोवाइडेड विद द एक्यूज्ड मे बी डिस्चार्ज और पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द रिमिटेड अपॉलजी, है ना। तो ये सब चीज़ें भी इसमें होती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ये न्यूज़ में था AFT, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा था, न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि जो यहाँ पे मतलब किस वाला सीन हुआ था, ठीक है, कि किसिंग को लेके डिबेट चल रही थी, है ना, इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल था। तो यहाँ पे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में जो महिला थी, है ना, जिसको मतलब जो एप्लीकेंट थी, जो जो विक्टिम है, विक्टिम तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो द फीमेल ट्रेनी है, ठीक है, तो उस पे मतलब उनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, है ना, उस ऑफेंस के लिए। तो ये है अबाउट AFT, इट इज़ अ मिलिट्री ट्रिब्यूनल इन इंडिया। It was established in 2009 under the Armed Forces Tribunal Act 2007, and the act was passed on the basis of recommendation of 169th Law Commission report and various Supreme Court directors, ठीक है। तो पहली बात ये याद रखनी है, AFT जो है एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है इंडिया का, और 2009 में ये जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट है 2007 का, तो उसके तहत ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन किसकी थी कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो 169th जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है और वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स थे, तो उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका पावर एंड फंक्शंस यही है कि उनके मतलब कमीशन की रिस्पेक्ट करना, है ना, एंड अपॉइंटमेंट्स, इनरोलमेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट 1950, द नेवी एक्ट 1957 एंड द एयरफोर्स एक्ट 1950, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ईच बेंच कंप्राइजेस अ जुडिशियल मेंबर एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, ठीक है। जुडिशियल मेंबर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है। जुडिशियल मेंबर की अगर हम बात करें तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होता है, ठीक है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो होता है वो रिटायर्ड मेंबर होता है ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है, हु हैव हेल्ड द रैंक ऑफ मेजर जनरल, तो मेजर जनरल की रैंक या फिर इसके इक्विवेलेंट और अबव, है ना, जो 3 साल तक के लिए या फिर जज रहा हो, जज एडवोकेट जनरल, GAG होता है, JAG, है ना, हु हैव हेल्ड द अपॉइंटमेंट एटलीस्ट 1 ईयर। तो चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन जो होता है वो क्या होना चाहिए, रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट्री फोर्सेज इंक्लूडिंग द असम राइफल्स एंड कोस्ट गार्ड आर आउटसाइड द ट्रिब्यूनल्स रिव्यू, ठीक है। तो अगर असम राइफल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होते हैं या कुछ भी होता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, तो ये यहाँ पे इनके प्रिव्यू में नहीं आते हैं, ठीक है, इनके प्रिव्यू में ये नहीं आते हैं, तो ये रखना है याद। दूसरा है AFT इज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल कोड विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पिनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द AFT कहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जा सकती है, एंड हाई कोर्ट्स आर नॉट अलाउड टू एंटरटेन सच अपील्स, ठीक है। हाई कोर्ट में कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट में है अगर AFT के आपको मतलब अपील करनी है इसके जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट, है ना। तो वही था इसमें न्यूज़, तो वही थी कि उसी सीन को लेके 15th फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है NK सिंह, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन लेड बाय चेयरमैन NK सिंह सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही है कि जो टैक्स का डिवोल्यूशन होता है तो उसी की बात की गई, टर्म ऑफ रेफरेंस की यहाँ पे बात की गई है, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए रिपोर्ट जो है फर्स्ट रिपोर्ट वो भी रिकमेंड कर दी गई है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है कि किस तरीके से जो धन का बंटवारा है ना, यानी कि फाइनेंस है ना, वो किस तरीके से वो किया जाएगा। दूसरी जो न्यूज़ है ये शायद मैंने पढ़ा दी है,
प्रसार भारती टू लॉन्च 51 एजुकेशन टीवी चैनल्स एंड सीसीआई टू प्रोब गूगल्स अब्यूज ऑफ पोजीशन, है ना। तो सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये बोला है कि गूगल क्या